वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले ही 91 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए। 91 lakh voters were deleted from a democracy. 91 लाख लोगों में से 27 लाख लोग जाके बोल रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट तो देख लो, हमें वोट तो डालने दो। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि वोटिंग हो जाए तो वोटिंग के बाद देखते हैं इन सारी चीजों को। कुछ लोगों को लग रहा है कि बंगाल के अंदर में टीएमसी वर्सेस बीजेपी चल रहा है, पर भाई सच्चाई ये है कि एक साइड में एंटी कैपिटलिज्म और फ्री बीच का ग्रुप्स का बंडल है, दूसरी तरफ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। बीजेपी ने सालों साल लगा के बांग्लादेशी घुसपैठियों का नैरेटिव फैला के थक गए, और जब प्रूफ करने की बात आई फिर बीजेपी इस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रही है। अभी तक का अपने देश का सबसे कॉम्प्लेक्स इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल इलेक्शन, जिसके अंदर में बीजेपी के लोग मरी मछलियां लेके जा रहे हैं लोगों को घरों के अंदर दिखाने के लिए कि हमें नॉन वेज से प्रॉब्लम नहीं है। वो वाला एजेंडा हमारा नॉर्थ स्टेट्स के लिए है, यहाँ पर आप लोग मच्छी मांस खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट एजेंसी टीएमसी के खिलाफ होकर बैठी पड़ी है। तो भाई टीएमसी ने खुद ईडी के ऊपर ही एफआईआर कर दी। भाई यार इतनी फक ऑफ सिचुएशन चल रही है कि इस बात के लिए कंफ्यूज हूं कि इस वीडियो को शुरू किस पॉइंट से करूं। शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर तुम टीएमसी को पसंद करते हो, क्या मतलब ये नहीं कि टीएमसी अच्छी है, इसका मतलब शायद तुम बीजेपी को नफरत करते हो। इसलिए हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे बंगाल की ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि कैसे बंगाल को इतना लूटा है और कैसे बंगाल को अंदर से ऐसे खोखला किया है। ये सारी चीज समझने के बाद हम समझे कि हमें किसको वोट देना है बंगाल के अंदर। सबसे पहले सबसे ट्रेंडिंग मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज एसआईआर। एसआईआर के जरिए बीजेपी बहुत से लोगों का इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के वोट काट रही है। जिनको एसआईआर के बारे में नहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये चीज करवाना इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि बहुत ही एक नॉर्मल प्रोसेस है। इलेक्शन टाइम टू टाइम एसआईआर करवाई जाती है, ये चीज एक अच्छा सिग्नल होता है। एसआईआर का एजेंडा किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना ही नहीं होता और किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करना नहीं होता। एसआईआर का क्लियर एजेंडा होता है कि जो लोग मर गए उनके नाम को हटा दिया जाए, जो लोग बाहर के देश से आए हैं, जो कि ब्लेम हमारे देश के अंदर लगाया जाता है कि बांग्लादेश से मुस्लिम आ चुके हैं, उनको हटाया जाए, कि फोटो गलत है, किसके नाम की स्पेलिंग गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, उन सारी चीजों को सही करा जाए और डुप्लीकेट वोटर्स को हटा दिया जाए। इस बार जो बंगाल के अंदर एसआईआर करवाई जाए थी उसे एक होप बहुत ज्यादा थी, इसमें से भर भर के बांग्लादेशी मुस्लिम निकलेंगे। देखा जाए तो 91 लोगों को वोटिंग लिस्ट से एसआईआर ने बाहर कर भी दिया। उन 91 लाख लोगों में से 63% लोग हिंदू हैं, 34% मुस्लिम हैं, जो कि बीजेपी का पूरा नैरेटिव था कि टीएमसी बांग्लादेशी मुस्लिमों को देश के अंदर बसा रही है क्योंकि वो अपने देश में सपोर्ट करती है और उनके वोटर कार्ड बना देती है, इसमें मैक्सिमम लोग मुस्लिम होते हैं। वो पूरा एजेंडा यहीं की यहीं फेल आउट हो जाता है। कोई तुम में से ये बोले 91 लाख लोगों में से 34% तो मुस्लिम निकले ना, वो होंगे। पॉइंट की बात ये है, जो इन चीजों को निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज किया गया है ना, वो यूज किया गया था एक सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर था, वो पहली बार सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर ही यूज किया गया। ये समझो इस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस क्या क्या थे। इस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन थे कि किसी के नाम के अंदर भी अगर डिस्क्लेमर या मिस्टेक आ रही है तो उसको अलग कर दो। किसी के फादर के नाम में स्पेलिंग गलत है, किसी की मम्मी के नाम में स्पेलिंग गलत है, या किसी के नाम में स्पेलिंग गलत है, उनको हटा दो। कुल मिलाकर जो भी वोटर आईडी के अंदर कमी पेशी दिख रही है उनको बाहर कर दो। इसमें से जिनको भी बाहर किया गया है उनको आपका प्रूफ करना पड़ेगा कि हम बांग्लादेशी नहीं है, हम इंडियन है, हम जिंदा हैं। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते तो ये नहीं कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, बस उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। फर्स्ट फेज के अंदर 58 लाख लोगों का नाम बाहर कर दिया, दूसरे फेज के अंदर में 60 लाख लोगों के नाम हटा दिए, उसमें से 27 लाख लोगों ने तो आगे बोला कि हमारे नाम को बाहर क्यों कर दिया, पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला ठीक है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, इलेक्शन होने के बाद चेक करते हैं आपकी सारी बातों। इसी प्रोसेस के बीच में उन्होंने 6 या 7 अप्रैल को वोटिंग लिस्ट को फ्रीज कर दिया। मतलब कि जितने लोग अप्रूव हो चुके हैं वो सारे वोट देंगे, जिन लोगों के वोट अप्रूव नहीं हुए वो हमारे लिए भाड़ में जाओ। जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं वो 2002 से पहले इंडिया के अंदर वोट दे रहे हैं। एक तो हमारे देश के विंग कमांडर थे जिन्होंने 17 साल अपने देश के लिए सेवा करी है। एक नाम तो हाई कोर्ट के जज तक का था जिनका वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिया गया। इन लोगों को बोला गया कि जिन लोगों का नाम निकाल दिया गया उन लोगों को अपना नाम दोबारा ऐड करवाना पड़ेगा फॉर्म 6 की हेल्प से। सारा का सारा सरकारी काम है जो सड़क के बहुत स्लो चलेगा। ये सब ठीक करने के लिए 60 दिन से भी ज्यादा लगता और इलेक्शन करवाने इतना टाइम बचा नहीं है। तो एक काम करो, इलेक्शनों के बाद देख ले। एक काम करते, जिनको निकाल दिया और ये डिसाइड कर रहा है हमारा देश का इलेक्शन कमीशन, जिसके पास सिर्फ सिंगल एक ड्यूटी है कि हर वो आदमी जो वोट देने लायक है उसका वोट सही जगह जाए, जो भी आदमी वोट देने लायक है उसकी वोटिंग राइट उसको सिक्योर रखा जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। इस चीज को काउंटर करने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई प्रॉब्लमेटिक तो है सिचुएशन, इलेक्शन तो पोस्टपोन होंगे नहीं, इसलिए जिन लोगों के नाम निकाल दिए गए हैं उनकी नागरिकता खत्म नहीं करी जाएगी। वो लोग इलेक्शन के बाद
बाद खुद को प्रूव कर सकते हैं, तो बाद में दोबारा वोटर कार्ड दे दिया जाएगा और वो अगले इलेक्शन में वोट गिर सकते। इस वाले में करने को नहीं मिलेगा। तो क्यों करने को नहीं मिलेगा? मैं इस देश का नागरिक हूं और वोटिंग का अधिकार है तो वोट गिरूंगा ना मैं। इलेक्शन कमीशन एक साइड, सुप्रीम कोर्ट एक साइड, 27 लाख लोग फिर अटक गए। दूसरी तरफ बहुत फेयर आर्गुमेंट आ सकता है तुम्हारी तरफ से कि मैक्सिमम लोग तो भाई हिंदू बाहर हुए थे ना, ऐसा थोड़ी कि टीएमसी के वोट काट दिए। टीएमसी के वोट थोड़ी घटे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, जो इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जो डेटा रिलीज किया था ना, उसे आप लोग डिजिटली सर्च नहीं कर सकते। हरकत इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन में करता है कि डेटा को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे देता है, जिससे लोगों को टाइम ज्यादा लगे रिजल्ट सर्च करने में। ऑडिट न्यूज ने क्या किया, उस पूरे डाटा को डिजिटली फॉर्म के अंदर में बना दिया। उसके बाद पूरे डेटा को एनालाइज किया उन्होंने। जब ये पता चला जो टीएमसी पिछले इलेक्शन के अंदर में 36 सीटों में से 5% से जीती थी, जिन 36 सीटों पे टीएमसी जीती थी 5%, उन्हीं 5% वोटर 36 सीटों के एरिया से काट दिया गया। इसको आप भाई को एक्सीडेंट और को रिलेशन बोल सकते हो। अब ये चीज वो फिगर आउट कर नहीं सकते हैं कि उन्हीं 5% लोगों को वोट काटे गए जो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे थे। पर एक पैटर्न और नोटिस किया कि जिस जगह पे टीएमसी रूल करती है उस जगह पे जितने भी वोटर को सस्पिशियस में डाला गया है, हालांकि उसमें से मोस्टली वोटर मुस्लिम ही है। जब भी भाई ऐसी चीजें होती है तो भाई ये सारी चीज चल के सामने आती ही है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हजारों बार ऐसी बातों के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का खुद का काम है कि अपनी इमेज को थोड़ा सुधार के रखे कि लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट बना रहे। उस चीज के लिए वो अपनी इमेज के लिए पीआर दिखाए, सोशल मीडिया स्टंट करे या कुछ भी करे जो भी भाई फेयर हो सके। क्योंकि भाई इलेक्शन कमीशन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है। भाई इलेक्शन कमीशन पे से अगर लोगों को भरोसा उठ जाएगा तो फ्री और फेयर इलेक्शन होने से रहे। लोगों को अब भी शक है कि अब भी फ्री और फेयर इलेक्शन अब भी नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज के लिए भाई काफी सारे डेटा पॉइंट्स को मेजर किया जा सकता है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन अनाउंस होते ही इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के अंदर से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को हटा दिया, डीजीपी को हटा दिया, होम सिक्योरिटी को हटा दिया, इवन पुलिस कमिश्नर को भी ट्रांसफर कर दिया। वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया हैं जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, नॉर्थ 24 परगना, टीएमसी के डिस्ट्रिक्टों में इलेक्शन कमीशन ने सीधा 13 आईएएस को, डीएम्स और 5 आईएपीएस को उतार दिया वहां पर। तो इतना ही नहीं भाई, 23 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स को बदल दिया। टोटल रिटर्निंग ऑफिसर्स के 26% है। उसके 5 दिन बाद 14 ऑफिसर को और बदल दिया। इसमें इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये भाई रेगुलर प्रोसेस है, हर 3 साल के अंदर में ये करा जाता है। जितने मैसेज सफल किए जा रहे हैं ओपोजिशन को, के अंदर भी कोई ना कोई साजिश चल रही है। बीजेपी गवर्नमेंट कोई भी साजिश दीदी के खिलाफ चलाती है तो दीदी टिक के नहीं बैठती। अभी तक तुम सारे लोग अगर बंगाल में दीदी को हल्के में ले रहे हो, कमजोर समझ रहे हो, विक्टिम समझ रहे हो, दीदी हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, दीदी विक्टिम नहीं है। जैसे आजकल के लोग इंडिया को मोदी के बिना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे बंगाल को दीदी के बिना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दीदी वहां पर कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, वहां का दबदबा है दीदी का। बाकी शहरों में पार्टी के पास वर्कर होते हैं, दीदी के पास गुंडे बड़े बड़े हैं। कभी वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहां चीज आप नोटिस करना कि वहां के लोग कभी भी खुल के ये नहीं बता सकते कि हम किसको वोट देने वाले। पर अभी ये चीज चलती है कि तुम बता दोगे तुम किसको वोट करने वाले और अपोजिशन को पता चल गया, वो आके आपका घर जला देगी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, वहां पर हर इलेक्शन से पहले दंगे फसाद होते हैं। दीदी की वजह से वो कांस्टेंट चलता आ रहा है ये सारी चीजें। इसे एज अ मूवी देखोगे कि भाई दीदी और बीजेपी लड़ रही है तो बहुत मजा आ रहा है। जब आप ये सोचते हो कि भाई ये हमारे देश के अंदर ये लड़ाई चल रही है, भाई इससे हम लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो बहुत बुरा लगता है। पीछे ही ईडी ने आईपैक के ऑफिस पे रेड कर दी थी। आईपैक का ऑफिस क्या है वो चीज समझो। दीदी का कहना है आईपैक का वो ऑफिस है जिसमें हमारी पूरी इलेक्शन और पार्टी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जब ईडी ने आईपैक के ऑफिस में रेड करी थी तो दीदी का कहना यह था कि ईडी वाले हमारे पार्टी के डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहते हैं। Mamata Banerjee had claimed that TMC's poll strategy was targeted, जिससे वो हमारे वोटर लिस्ट ले जाएं, पार्टी के डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, बाद में उन्हें हराने में हेल्प लें। जब ईडी ने आईपैक के ऑफिस और आईपैक के ओनर के घर रेड करी थी, जब दीदी चलती रेड के अंदर में उनके घर में चली गई थी, तो मूवी देखोगे रेड जैसी जिसके अंदर में कोई रेड चल रही होती है, कोई भी नेता आता है, ईडी उसे बाहर ही रोक देती है। इनकम टैक्स की रेड पड़ी होती है, उनसे बोल देते आप बाहर ही रहोगे, अंदर नहीं जाना। ये चीज दीदी के ऊपर लागू नहीं था। दीदी सीधा चल के गई, अपनी फाइलें उठाई, भले वो किसी भी चीज की थी, और बाहर आ गई। एक नजर से इस वीडियो देखो, पता नहीं क्या मजाक हो रहा है ये। उसी तब देखो भाई, सोचोगे अपने देश के अंदर क्या तमाशा मना रहा है कानून का। दीदी ने रेड के बीच में दखलंदाजी करी, वहां से फाइलें उठा के ले आई, पूरी की पूरी रेड को कैंसिल आउट करवा दिया। इतना सब कुछ होने के बाद दीदी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, उल्टा की दीदी ने ही ईडी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। कोलकाता पुलिस और ईडी आपस में लड़ रहे हैं। ईडी को ममता बनर्जी पे शक था जिसके ऊपर रेड मारी थी, फिर वेस्ट बंगाल की पुलिस ने ईडी के ऊपर ही एफआईआर कर दी। अब ये मैटर कोर्ट के अंदर पहुंचा था, कोर्ट के जज ने कहा अरे ईडी के ऊपर एफआईआर थोड़ी कर सकते हो, कैंसिल करो इस एफआईआर को अभी कभी। पर दीदी की ये बात बोलना भी गलत नहीं थी। इलेक्शन से एकदम पहले ही ये चीज याद क्यों आई, 2020 केस के ऊपर रिसर्च करने आए थे जो कि कोल स्कैम का जो केस था। ईडी 2 साल से एकदम सन्नाटे के अंदर बैठे थे, जैसे इलेक्शन आया उन्हें याद आया कि एक्शन लेना है।
हमारे अपोजिशन का ये कहना ही है कि ईडी और सीबीआई का यूज किया जाता है नेताओं को डराने के लिए। जैसे उनको डराया जाता है वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, उसके बाद वो साफ हो जाते हैं और उनके ऊपर जितने भी चार्जेस और केस थे वो सारे क्लियर हो जाते हैं। अब मैं इनका नाम नहीं लूंगा, मैं पहले भी इन चीजों को हाईलाइट कर चुका हूँ पहले। पर अगर तुम लेफ्ट विंग का ज्यादा कंटेंट देखते हो तुम्हें लग रहा होगा बीजेपी तो शैतान है, टीएमसी वाले तो भगवान के बंदे हैं। दीदी का घर जाके देखो कितना अच्छा घर है, छोटा सा घर है, इतनी हम्बल दीदी है हमारी, कितनी डाउन टू अर्थ है दीदी बिल्कुल सादगी में जीती है। पर मैं आपको रिमाइंड करा दूं ये वही दीदी है जो रेप केस होने के बाद ये कह रही थी कि लड़की इतनी रात को बाहर घूमी क्यों रही थी। दीदी की मेंटेलिटी ये है कि जिसके साथ रेप हुआ है उसके ऊपर विक्टिम क्लेमिंग कर देती है दीदी। And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. सर्जिकल हॉस्पिटल के अंदर जब कांड हुआ था दीदी ने खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। दीदी के अगेंस्ट पुलिस आती है और दीदी पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग रही थी। वेस्ट बंगाल के अंदर लोग दीदी को ब्लाइंड टेस्ट करते हैं, उसके काफी सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो भाई यही है कि वेस्ट बंगाल के लोग डिपेंड बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिसके बारे में आगे वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले बंगाल यहाँ पर होता था, इंडिया की 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था और आज के नंबर पे वो 24वें नंबर पे है। हाँ वो जीडीपी पर कैपिटा के अंदर वो 30वें नंबर पे था और कहाँ आज वो 24वें नंबर पे है, क्योंकि हर सरकार ने आके बंगाल को सिर्फ और सिर्फ अंदर से खोखला किया है। मैं तुम्हें टीएमसी को छोटा सा ब्रेकअप दे देता हूँ। टीएमसी पिछले बीते कुछ सालों में कैसा काम कर रही है। अप्रैल 2013 के अंदर शारदा स्कैम के अंदर में 17 लाख लोगों का 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया। उसके पीछे मदन मित्रा और कुणाल जैसे लोगों का नाम आ रहा था जो कि टीएमसी के मेंबर थे। फिर आया नरादा स्टिंग ऑपरेशन जिसके अंदर में टीएमसी के लोग रिश्वत लेते हुए कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड हो गए। फिर भाई 2015 के अंदर में 17,520 करोड़ का रोज वैली स्कैम कर दिया। उसके अगले साल इलेक्शन हो गए, टीएमसी ने इतने सारे स्कैम कर रखे तो उनको फंस जाना चाहिए। 294 सीटों के अंदर में 211 सीटों से विनिंग आई। ठीक है लोगों ने भाई ट्रस्ट कर लिया होगा, एक बार आई है भाई नई पार्टी है, अगली बार सही करेगी। फिर भाई 2021 के इलेक्शन से ठीक पहले ही कोल स्कैम हो गया जिसमें ईडी ने रेड मारी, जो पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहा था जिसके बारे में। कोल स्कैम 2021 के इलेक्शन से ठीक पहले हुआ था, इसमें टीएमसी का नाम आया और काफी बड़े बड़े नेताओं के भी नाम आए। भाई इस बार तो टीएमसी की सीटें बिल्कुल टूटनी चाहिए थी। भाई पिछली बार 211 आई थी, इस बार 215 आ गई। हाल ही 2024 के इलेक्शन से पहले एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था जिसमें इनके मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर पे कैसों के पहाड़ मिले थे। संकेत खली जैसे भयंकर ह्यूमन राइट हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी टीएमसी ने 42 में से 29 सीटें ले ली। इतने सारे स्कैम होने के बाद भी टीएमसी जीती रहती है। उसका सबसे बड़ा रीजन फ्री बीस, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर जितनी बार भी इलेक्शन हुए उतनी बार फ्री बीस बढ़ा दी जाती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जनता को फ्री बीस के ऊपर डिपेंड कर दिया है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने भाई वेस्ट बंगाल को तोड़ा है और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बिड करी है। पर वेस्ट बंगाल हमेशा से ऐसा नहीं था। इवन 1970s के अंदर में मुगल इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। उस टाइम पे इंडिया दुनिया का 24% अकेला प्रोड्यूस करता था। उस 24% में से लगभग 12% सिर्फ बंगाल से आता था। हुआ क्या, वही इंडिया को लूटना चालू हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ट्रेडर से लेकर सभी के सभी इंडिया को लूटने की लाइन में लगे गए। इस टाइम पे बंगाल के अंदर में मुस्लिम कपड़ा, सिल्क, चावल, ये सारी चीजें बंगाल के अंदर कॉमन थी और यूरोप के अंदर में हाई डिमांड थी। उसी बाद के अंदर में जगत सेठ फैमिली का बैंकिंग अंपायर चलता था। ये लोग उस समय के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकर्स में से आते थे। फिर 77 का ग्रेट बंगाल আর না খাওয়া, তোমরা কত মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে। এই জিনিসটা যে ভিতরে খুব রাস্তাঘাটে স্কুল থেকে আসার সময় আমাদের মতো ছোট ছোট বাচ্চা আমরা। पहले मुल्लों के टाइम पे टैक्स 10 से 15% हुआ करता था। ब्रिटिश के आने के बाद बंगाल में टैक्स 50% तक कर दिया गया। टैक्स बढ़ाने की वजह से जो वहाँ के किसान थे उनके पास ज्यादा अनाज बचा नहीं करता। और जब 70-69 के अंदर में सारी फसल खराब हो गई थी और जब ब्रिटिशर्स ने टैक्स कम करने की जगह 10% टैक्स को बढ़ा दिया था, उस टाइम पे लिटरली बंगाल की 1/3 आबादी मारी गई। कुछ एस्टिमेट बताते हैं कि भाई 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोग मारे गए। बंगाल को इतना ज्यादा लूटा गया कि जो बंगाल इंडिया की जीडीपी के अंदर 24% कंट्रीब्यूट करता था, आजादी आने तक वो 3% तक गिर गई थी। और जहां ब्रिटिश राज में और मुगल राज के अंदर बंगाल को सिर्फ लूटा ही गया, आजादी मिलने के बाद और ज्यादा लूटा गया। 1947 के अंदर देश आजाद हो गया था और बंगाल को 2 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड कर दिया था। एक इंडिया के पास रह गया था, वो तो वेस्ट बंगाल, और एक था ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश बन चुका है। इस पार्टीशन के बाद क्या हुआ, वेस्ट बंगाल के पास 108 जूट मिल तो रह गई थी, पर उस जूट को उगाने वाली 82% लैंड को पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसकी वजह से जूट कंपनियां हैं जो रातों रात खत्म हो गई, क्योंकि उनके रॉ मटेरियल की जो सप्लाई थी वो ही बंद हो गई। और जिस टाइम पे वेस्ट बंगाल ये सारी चीजें फेस कर रहा था, उस टाइम पे 25 लाख रिफ्यूजी बांग्लादेश के अंदर घुसे।
1970 के अंदर में 10 लाख रिफ्यूजी और घुसे थे देश। हमने पहले वेस्ट बंगाल को लूट लिया, उसकी जूट प्रोडक्शन बंद हो गई, उसके बाद और ज्यादा रिफ्यूजीज आ रहे हैं उसमें। 1971 के अंदर में जिस टाइम पे इंडिया ने ईस्ट बंगाल को आजादी दिलाई थी, उस टाइम पर भी 72 लाख रिफ्यूजी इंडिया के अंदर आ गए। और जब पंजाब के अंदर ऐसे रिफ्यूजी घुसे थे, उनको एक बेल आउट पैकेज दिया गया था। और बात बंगाल की करें तो बंगाल को कुछ भी नहीं दिया गया था। जो रिफ्यूजी बांग्लादेश से इंडिया के अंदर में आए थे, वो लिटरली रेलवे स्टेशनों पे, फुट पार्कों पे सोने लग रहे थे। प्रॉब्लम बंगाल के लिए सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद आजादी से पहले बंगाल को सेंट्रल टैक्स पूल से 20% दिया जाता था। हमारे देश को आजाद होते ही 1947 से लेकर 1950 तक उसी टैक्स के बंगाल के शेयर को कट करके 12% कर दिया। और 1951 के फर्स्ट कमीशन ने इसको काट के 11.25% कर दिया। तो उस टाइम पे एक नया रूल बनाया गया है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बजट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। जबकि यूपी और बिहार के पास, उनके पास ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको ज्यादा बजट मिलेगा। बंगाल के पास कम पॉपुलेशन है तो उनको कम पैसा दिया जाएगा। और बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर 72 लाख रिफ्यूजी बसे हुए थे। उन सबकी कंपनी छिन चुकी थी, बंद हो चुकी थी। जहां पर उस स्टेट को 20% तक का शेयर मिलता है, वो 11% तक गिर दिया गया। तक आप सभी को देख के लग रहा होगा ठीक है, ज्यादा फर्क कुछ पड़ा नहीं होगा। पर तुम 1952 की बात सुनो। 1952 के अंदर फ्रेट इक्वलाइजर पॉलिसी को लाया गया। इसने आगे पूरे के पूरे गेम को चेंज कर दिया। बंगाल के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी, उनको कोल और आयरन बहुत सस्ता मिलता था। रानीगंज बैंड से इन्हें कोल मिल जाता था और बिहार झारखंड से इनको आयरन मिल जाता था। तो कोई बंगाल के अंदर फैक्ट्री लगाना चाहता था, उसके लिए रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो सबसे कम आती थी कंपेयर टू अदर स्टेट। इसी पॉलिसी आने के बाद गवर्नमेंट ने बोला सभी के सभी स्टेटों को कोल और आयरन एक ही रेट पे मिलेगा। क्योंकि एक तरफ से देखने में लगता है अच्छी बात है भाई, सारे स्टेट को इक्वल प्राइस रॉ मटेरियल मिलेगा। और इसमें नुकसान बंगाल का होगा, बंगाल के पास जो एडवांटेज थे वो छीन गए। इस पॉलिसी को 41 साल तक चलाया गया, 1993 तक चलाया गया। इसके अंदर कोई स्टेट गवर्नमेंट की गलती नहीं थी, पूरी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में थी। ये सारी चीजें ना कलेक्टिवली पता क्या कर रही थी, ये बंगाल को और ज्यादा गरीब और खोखला कर रही थी। 1967 के अंदर बंगाल की गरीबी 73% को क्रॉस कर गई थी। लोग रेलवे ट्रैक्स पे सो रहे थे, इंडस्ट्री मर रही थी बंगाल के अंदर में। उस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट थी भाई, वो कांग्रेस की थी और कांग्रेस सरकार बिल्कुल चिल होकर बैठी हुई थी। और इसी टाइम 1967 के आसपास नस्लवादियों का जन्म हुआ। अर्बन बंगाल के स्टूडेंट, लेबर, टीचर सारे के सारे नक्सलवाद की सपोर्ट में आ गए। बंगाल का प्रेसिडेंट कॉलेज, IIT खड़गपुर सारे के सारे नक्सलवादी समर्थक हो गए। उस टाइम पे इन्होंने एक खत्म कैंपेन चलाया। मतलब कोई इन्वेस्टर हो गया, कोई फैक्ट्री ओनर हो गया या कोई पुलिस हो गई, सभी को जान से मारना शुरू कर दिया। 1968 से लेकर 1972 तक कलकत्ता को एक वॉर जोन बन चुका था। हाँ, मैं ये वही नक्सलवादियों की बात कर रहा हूँ जिसको अमित शाह आके बोलते हैं हम नक्सलवादियों को खत्म कर देंगे, ये वही नक्सलवादी। मतलब में सरकार ने क्या किया भाई, अपनी आर्मी को उतारा, 100 से ज्यादा स्टूडेंट को रातों रात मार दिया। इस चीज के दो सबसे बड़े साइड इफेक्ट हुए। पहला तो भाई कलकत्ता के अंदर में फेयर साइकोलॉजी फैल गई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की डिग्री यूजलेस हो गई थी। कई सालों तक कलकत्ता के अंदर में कॉलेजों में एग्जाम ही नहीं हो रहे थे। कोई भी बच्चा वहां से डिग्री लेके जॉब लेने जाता था बाहर स्टेट के अंदर, उसको नस्लवादी कहा जाता था। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि भाई ये पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजी चल रही थी, ये कैपिटलिज्म के खिलाफ थी। और जब भाई फैक्ट्री ओनर, इंडस्ट्रीज को और इन्वेस्टर्स को ओपनली मारा जा रहा था, जो भी बचे हुए लोग थे उन्होंने भी बंगाल छोड़ के भागना शुरू कर दिया। रातों रात में जो बची कुछ जो फैक्ट्री थी वो भी बंद होने लग गई। कंपनी और फैक्ट्रियों ने शट डाउन कर दिया, अलग अलग स्टेट के अंदर अपनी कंपनी को मूव ऑन करने लग गए। उस टाइम पे ये सारी बातें लोगों को समझ नहीं आई थी, बस लोगों के दिमाग में से कांग्रेस के खिलाफ भरा पड़ा था। उसके बाद 1977 के अंदर में बंगाल के अंदर इलेक्शन आए और एक रेवोल्यूशन आती है। CPIM सत्ता में आती है और ज्योति बासु CM बनती हैं। पूरे 34 साल बंगाल के अंदर में राज करते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इस वीडियो के इतना हमें पास्ट क्यों सुनाया जा रहा है। इसके बाद तुम्हें समझ आएगी भाई कहानी एट द एंड पहुंच कहां रही है। ये सारी बातें तुम्हें जानना जरूरी क्यों थी। प्रॉब्लम की बात ये नहीं थी कि बंगाल के साथ पहले क्या क्या हुआ, प्रॉब्लम की बात ये थी आइडियोलॉजी शुरू कहां से हुई है। चाहे वो CPIM थी या वो TMC थी, दोनों ही सेम आइडियोलॉजी को यूज करते हैं। इस आइडियोलॉजी को पनपने का रीजन ये था कि बंगाल को बहुत ज्यादा नोचा गया। CPIM की क्या थी कि एक बहुत क्लियर आइडियोलॉजी थी भाई, कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। इनको प्राइवेट कंपनी अच्छी लगती नहीं थी। जिनके पास ज्यादा लैंड है वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनके पास बड़े बिजनेस है वो भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, इन्वेस्टर भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। इनका एजेंडा ये था कि भाई हम किसी को एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे। जितने भी वर्कर हैं वो अपनी एक यूनियन बनाओ। उन्होंने क्या किया, यूनियंस को पावर बहुत ज्यादा दे दी। इन्होंने एक नई पॉलिसी और शुरू करी कि तुम लोगों को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें एक सब्सिडी दिया करेंगे, तुमने हमें सरकार बनाया, हम वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। पर जब इन दोनों आइडियोलॉजी को पहले ही चलाया गया कि हमें जॉब से दिक्कत नहीं है, पर यूनियंस को बहुत ज्यादा पावर दे देंगे। और जब यूनियन को ज्यादा पावर मिल जाएगी तो वो बिजनेस ओनर को ओवर पावर करने लग जाएंगे। ओवर पावर का भाई साइड इफेक्ट ये होता है कि भाई कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक कर दी जाती थी। कंपनी का ओनर इन सबके सामने कुछ कर नहीं पाता, तो एट द एंड कंपनी का ओनर करता क्या था, अपनी कंपनी को बंद कर देता था। इसकी वजह से जो ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस था
वो वहां पर मर गया। जो बची कुछ कंपनियां थी वो इन सब चीजों को देखकर वो स्टेट छोड़ के भागने लगी, तो कुछ लोग भाग गए और कुछ लोगों का धंधा बंद हो गया। सीपीआईएम बहुत क्लियर थी, तुम लोग हमें वोट देते रहो, हम तुम्हें सब्सिडी देते रहेंगे, तुमने हमें वोट देना बंद कर दिया तो हम तुम्हारे राशन कार्ड में दिक्कत कर देंगे, सारी पॉलिसीज के अंदर में थोड़ी दिक्कत दिला देंगे। उसी टाइम पे इंडिया के अंदर में फ्री बीच की पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। अगर तुम आज की डेट में इस चीज को कंपेयर करो तो आज की डेट में भी गवर्नमेंट सेम ही काम कर रही है। पर सीपीआईएम ने एक चीज को बहुत अच्छा किया था, 15 लाख शेयर क्रॉपर्स को जमीन के हेरिटेज राइट दिए, 28 लाख लोग उसके अंदर में डायरेक्ट बेनिफिशियरी बने, जिस सब का फायदा ये हो कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बंगाल के अंदर में 60% से बढ़ गया। 1980 के अंदर में जो पॉवर्टी 73 थी वो 33% तक आ गई। पर ये सारी चीज करते वक्त सीपीआईएम सिर्फ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही थी। सीपीआईएम को पता था कि हम जनता को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। काफी लोगों को ये चीज समझ नहीं आई कि भाई जनता का पैसा जनता को देना एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है। सरकार तो वही पैसा जनता को देती है ना जो जनता से लेती है, ये चीज सच है। पर अब इस बात को थोड़ा शॉर्ट्स के अंदर में समझो। सरकार जो हमसे पैसा लेती है टैक्स या किसी के और के रूप में, वो हमसे इसलिए लेती है उसको बेटर वे में यूटिलाइज कर सके, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगी, इंडस्ट्रीज को लेके आएगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पे लगाएगी, मतलब सीधे सीधे पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा बनाएगी जिसमें हम बेटर वे से सर्वाइव कर सके। उसमें भले वो सड़कें हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन सेक्टर से या मतलब कुछ भी हो, जो जब वही पैसा मोड़ के वापस आपको दे दिया जाएगा तो आप क्या कर लो, 4 दारू की बोतल ज्यादा पी लोगे, ज्यादा अच्छा खाना खा के तुम सो जाओगे, घर में महीने में 1 बार पनीर बनता था, तुम हफ्ते में अब 4 बार पनीर बना लोगे। इन सब में तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ क्या होगी, ना ही तुम्हारे स्टेट की ग्रोथ होगी। ये चीज सीपीआईएम को समझ आ रही थी, पर 32 साल राज करने के बाद उन्होंने सोचा इंडस्ट्रीज को लाने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि 1991 से लेकर सन 2000 तक 22,000 फैक्ट्री बंगाल के अंदर में बंद हो गई थी। फिर से सुनना ये नंबर, 22,000 फैक्ट्री बंगाल के अंदर में बंद हो गई थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन यूनियंस को ये पावर दी गई थी और अपनी पावर को वो मिस यूज कर रही थी ना, उसी यूनियन के लीडर उस फैक्ट्री के बंद होने के बाद उसी कंपनी के बाहर रेहड़ी, टांगा या जूते पॉलिश जैसे काम कर रहे थे। यूनियन जो वर्कर्स के लिए काम कर रही वो वर्कर ही हार गए क्योंकि कंपनीज ही बंद हो गई। सीपीआईएम ने बंगाल को खत्म करने के लिए हर बेस्ट डिसीजन लिए। बेंगलोर जो आज की डेट में आईटी हब है ना इंडिया का, सबसे पहले कोलकाता का आया था और उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास तो बहुत सारी यूनियन है, आप हमारे स्टेट के अंदर कंप्यूटर ले आओगे तो हमारे लोगों का काम छिन जाएगा। 1983 के अंदर में इंग्लिश तक को बैन कर दिया था। लोग लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। कंप्यूटर आया जब इंग्लिश के अंदर आए, कंप्यूटर आया जब अडॉप्ट नहीं किए, जब अडॉप्ट करे तो इंग्लिश सीखने बैठ गए। पहले जितने भी पुराने मैंने फकफ गिनवाए थे वो सब तो हुए ही हैं। इन्होंने को बहुत ज्यादा पावर दे दी थी, रेवोल्यूशन को मिस कर दिया था, इंग्लिश को बैन कर दिया था। इसलिए सीपीआईएम ने ट्राई किया कि अब फैक्ट्रीज को लाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 2006 के अंदर में रतन टाटा सर को बुलाया था कि नैनो की फैक्ट्री बनाने के लिए, नैनो गाड़ी का प्लांट लगाने के लिए उन्हें 997 एकड़ का लैंड चाहिए था। वो जमीन लेना लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पूछो क्यों? क्योंकि आपने अपनी जनता को 32 साल से ट्रेन किया, कैपिटलिज्म गंदा है। तो भाई 997 एकड़ जो जमीन लेनी थी वो 13,000 फार्मर से लेनी थी। मतलब कि आपको भाई 13,000 फार्मर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सिग्नेचर लेना पड़ेगा, कन्वेंस करना पड़ेगा सिर्फ 997 एकड़ हेक्टर जमीन के लिए। रीजन पता है आपको? वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था कि सीपीआईएम ने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी के साथ में। भाई इतनी थोड़ी थोड़ी लैंड डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, ऑन एन एवरेज सभी के पास 0.7 हेक्टर लैंड आई थी। सभी के पास भाई लैंड ही थोड़ी है, तो इतने लैंड को एक्वायर करने के लिए इतने सारे लोगों से कोऑर्डिनेट बैठाना पड़ेगा। सीपीआईएम ये भी करती, वो 13,000 फार्मर से लैंड एक्वायर कर भी रही थी। दिसंबर 2006 के अंदर में हमारी एंट्री लेती हमारी दीदी, आके 26 दिनों के अनशन पे बैठ जाती भूखे प्यासे। उस हड़ताल के दौरान उनका वजन तक बढ़ गया था। वो कुछ रिपोर्टों का कहना भाई मेरा नहीं, भाई 26 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठी रहती है और कह देती है ये जो लोग तुम्हें लूट रहे हैं, ये तुम्हारी जमीनों को हथियार है, तुम्हें सही मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा केस ऑलमोस्ट 2 साल तक चला। 3 अक्टूबर 2008 के अंदर में रतन टाटा जी ने पता क्या बोला था? कैन नॉट रन ए फैक्ट्री विद अ गन ऑन योर हेड। इस चीज को बोलने के बाद ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री को माइग्रेट कर लिया था गुजरात के अंदर में। और गुजरात के अंदर में उस टाइम पे सीएम थे हमारे पीएम, मतलब उस टाइम पे वो सीएम थे गुजरात के अंदर में, अब पीएम है। तो मोदी जी ने भाई गुजरात के अंदर में मात्र 30 दिनों के अंदर में जितनी लैंड की जरूरत रतन टाटा सर जी को अपने नैनो के प्लांट के लिए थी उतनी दिवा दी थी। जहाँ पर एक साइड गुजरात के अंदर फैक्ट्री लगाई जाई थी और बंगाल में दूसरी तरफ ही लड़ाइयां चल रही थी। डीडी के भड़काने पे वहां पर दंगे हो चुके थे, पुलिस ने वहां पर ओवर फायरिंग करी, 25 से ज्यादा लोग मार दिए वहां पर। जो आइडियोलॉजी का चूरन भाई 32 सालों से सीपीआईएम बेचती आई थी वो दीदी जी ने बेच दिया। 2011 के अंदर में फिर इलेक्शन आते हैं और टीएमसी ने इलेक्शन लड़ा, ममता जी सीएम बन के 180 सीट के साथ में। इसमें सब क्या हुआ कि सीपीआईएम तो चली गई पर आइडियोलॉजी यूं की यूं ही रह गई। फ्रंटली अब बंगाल का हाल देखो, इतनी ज्यादा फ्री बीज चला रखी है ना बंगाल के अंदर में, हर घर के अंदर में 2 से 3 डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगी आपको। बंगाल में खाद्य श्री का राशन आता है, लक्ष्मी भंडार का पैसा आता है, पर बंगाल की वन ऑफ बिगेस्ट प्रॉब्लम पता है? माइग्रेशन। वहां पर फैक्ट्रीज ही नहीं है, वहां पर जॉब ही नहीं है। वहां 1 करोड़ बंगाली बाहर जाकर काम करने हैं। कोई तमिलनाडु जाकर काम
काम कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है, कोई बेंगलोर काम कर रहा है, और कितने लोग तो दिल्ली गुड़गांव में काम कर रहे हैं। ये जो 1 करोड़ का नंबर है, ये तो भाई ऑफिशियल नंबर है। कितने अनऑफिशियल डाटा अलग होगा। अनऑफिशियल नंबर तो इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है, और उसको आज तक ट्रैक ही नहीं किया। बंगाल के लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही कि लक्ष्मी भंडार से हर महीने हमारे पास 1500 रुपए तो आ जा रहे हैं, पर जो उनका मर्द से राज्य में जाके वो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, जिसके अंदर में उसे 12 से 13 हजार मिलते हैं, उसको 100 गाली खाने के बाद भी उसे चेंज करने के लिए भाई सरकार से डिमांड और फ्री की रोटी ये सब बंद करनी पड़ेगी। यही सेम बीमारी भाई आने वाली पीढ़ी के अंदर ना फैले, तो बस ये लक्ष्मी भंडार और ये फ्री बीज को बंद करना होगा। सरकार से भाई डिफरेंट डिमांड रखनी होगी। सरकार से बोलना होगा कि हमें इंडस्ट्रीज चाहिए। चलो तुम्हें एक डेटा दिखाता हूँ। तमिलनाडु का जो बजट है वो 4.39 लाख करोड़ है। बंगाल का बजट है 3.89 लाख करोड़। ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 13% का डिफरेंस है। पर तमिलनाडु कैपिटल पे पता कितना स्पेंड कर रहा है? 57,231 करोड़। वेस्ट बंगाल 39 करोड़। किसी को समझ नहीं आया कि भाई ये रुपए कहाँ लगा रहा है। भाई ये रुपए लगा रहे हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए, स्टेट की ग्रोथ के लिए लगाने लगे। बजट के अंदर में सिर्फ 13% का डिफरेंस है, पर इन्वेस्टमेंट के अंदर में 47% का डिफरेंस है। तमिलनाडु के अंदर में 18,500 करोड़ के रोड बनाए जा रहे हैं, और वहीं बंगाल के अंदर में 7,500 करोड़ के 2.5 गुना का डिफरेंस है यहाँ पर। क्रेजी नंबर दूं भाई, बंगाल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है अभी इंडस्ट्रीज। बंगाल जो इंडस्ट्रीज के ऊपर पूरे साल का जो बजट एलोकेट कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ 900 करोड़ रुपए बंगाल के टोटल बजट का 0.22% है बस। किसी भी स्टेट की ग्रोथ के लिए एक नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो है FDI। हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से कितने लोग इस स्टेट के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले वो फैक्ट्रीज के थ्रू हो या डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आ रहे हो। आप गूगल पे जाकर डायरेक्ट डेफिनेशन देख लेना, उसको समझो। 2024 से 2025 के बीच में बंगाल के अंदर में 0.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई। दोबारा सुन लो इस नंबर को, 0.4 बिलियन की। और यही महाराष्ट्र के अंदर में नंबर क्या है? 19.58 बिलियन। गुजरात जैसे स्टेट के अंदर में ये नंबर 5.7 बिलियन है। एक चीज तो बताना भूल गया भाई, ये सारे नंबर डॉलर्स में हैं। तमिलनाडु के अंदर में 3.7 बिलियन डॉलर है। बंगाल के अंदर में एक तो छोड़ो, आधा बिलियन भी नहीं है। बंगाल की सीएम हर साल ग्लोबल बिजनेस समिट तो कर देती हैं, बड़े बड़े फ्लैशी नंबर अनाउंस भी हो जाते हैं, इतने हजार करोड़ आएंगे, उतने हजार करोड़ आएंगे। रियलिटी भाई बंगाल के अंदर में 50 गुना कम इन्वेस्टमेंट आ रही है। बंगाल का टोटल डेप्थ 7.72 लाख करोड़ है। TMC पावर के अंदर में आई थी, ये डेप्थ 1.90 लाख करोड़ था। 14 साल के अंदर में इन्हें पूरे डेप्थ को 4 गुना बढ़ा दिया है। हर साल के बजट में से 53,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ अपने डेप्थ का ये इंटरेस्ट देने में खत्म कर देते हैं, जबकि पूरे बजट का सिर्फ 13% सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है। इसमें एक बात समझो भाई, ये लोन नहीं जा रहा है, इसमें से सिर्फ ये इंटरेस्ट पे हो रहा है। इस वजह से भाई रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब चीजें बननी थी। उस बजट से तुम्हें क्या मिल रहा है? लक्ष्मी भंडार में से हर महीने के 1500 रुपए, युवा साथी योजना में 1500 रुपए और ले लो। हर नई सरकार आके यही वादा कर रही है कि ये लोग 1500 दे रहे तो हम 3000 दे देंगे। नहीं चाहिए भाई उनको 3000, इनको काबिल बना दो। सरकार से जाके ये चीजें मत पूछा करो भाई तुम कौन से धर्म को सपोर्ट करोगे। उनसे जाके भाई क्लियर ये पूछो कि भाई 10 साल के अंदर में तुम बंगाल को किधर लेके जा सकते हो, बंगाल का ग्रोथ मैप कहाँ है, क्या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ला सकते हो यहाँ पर, क्या प्लान लेके आ रहे हो, क्या क्या बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्लान लेके आ रहे हो, क्या क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजीज है, ऐसी ऐसी एक स्कीम लेके आ रहे हो जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। भाई AI आने वाला है, पहले इनके पास IT से रिलेटेड जॉब नहीं है, और आगे जाके बंगाल को क्या सड़क पे ले आओगे क्या? BJPS के अंदर में 13 लाख करोड़ रुपए आए थे, पूछो कहाँ गया ये पैसा? सारी चीजें TMC खुद से नहीं बताएगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें फर्क पड़ता है 1500 रुपए मिल रहे थे, उन्हें 2000 कर देंगे। ऐसा मत समझना कि मैं TMC की बुराई कर रहा हूँ तो बीजेपी बेस्ट ऑप्शन है। जो दीदी 1500 ऑफर कर रही है, बीजेपी वाले 3000 ऑफर कर रहे हैं, और जो 3000 जो ऑफर कर रहे हैं, कैलकुलेटर खोल के बैठ जाओ, वो मैच ही नहीं करेगा। कोई पार्टी आगे बात ही नहीं कर रही कि FDI टारगेट कितने करेंगे, जॉब कितनी कर देंगे। दीदी रैलियों में ज्ञान दे रही कि भाई ये जीत गए तो एक कम्युनिटी को बहुत खतरा है। योगी जी आगे ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग नहीं आए तो इस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा खतरा है। सीधे सीधे नाम ले लो हिंदू मुस्लिम का, ये कम्युनिटी क्या होती है? इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी तुम्हारे जीवों में रखा हुआ है, तुम्हारे ऊपर कोई खरोंच तो आने वाली नहीं है। किसी से जाकर पूछो बंगाल के अंदर में इतना ज्यादा पलायन क्यों हो रहा है, कि डेट में जितनी भी कंपनियां बंगाल के अंदर से एग्जिट करती है वो इतनी कम सैलरी क्यों देती है? इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करेगा? आपका काम है हमारे स्टेट के अंदर में सरकार बनकर टैक्स के पैसे से हमारे स्टेट को मैनेज करो, मैनेजमेंट का प्लान ला के दो। बंगाल के अंदर में अपनी फैक्ट्रियों में काम करते हमारी सैलरी कम मिलती है, हम दिल्ली गुड़गांव में फैक्ट्रियों में काम करते हमारी सैलरी ज्यादा मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे पास ऐसे कम ऑप्शन है, और क्यों कंपनीज हमारे एक्सप्लॉइट कर रही है हमें? माँ को ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि आज की डेट में हर महीने मेरे पास 1500 रुपए आ रहे हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए आगे जाके मेरे फ्यूचर में मेरे बच्चा काम कहाँ करेगा। दोनों सरकारें बहुत उतावली हैं भाई माता और बहनों को पैसा देने के लिए। इसकी वजह से भाई वोट भी बहुत ज्यादा कन्वर्ट होते हैं, और ये चीज हम बिहार के अंदर देख भी चुके हैं। गवर्नमेंट ने 10-10 हजार रुपए दिए और पूरे के पूरे वोट को कन्वर्ट कर दिया। तो लोग आज के टाइम पे बीजेपी में खड़े हैं, TMC में खड़े थे। किसी को भाई तुमसे घंटा भी मतलब नहीं है, सबको
को सिर्फ सत्ता प्यारी है, जिसको जहाँ पर पावर दिखती है वो वहाँ पर पलटी मार लेता है। मुकुल रॉय टीएमसी का को फाउंडर था, ममता का राइट हैंड था। नरादा केस के अंदर इनका नाम आया, 13 FIR थी, मर्डर तक के केस थे। 2017 के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुए और साफ हो गए। यही आज के सबसे बड़े फेस बंगाल के अंदर में बीजेपी के। नरादा स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर कैमरे के ऊपर कैश लेटे पकड़े गए। नरादा स्कैम के अंदर में नाम आया, 2020 के अंदर में बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद केस का क्या हुआ, कोल्ड स्टोरेज में चला गया। ईडी ने उनसे आज तक एक सवाल तक नहीं पूछा। बीजेपी का लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी। बंगाल के अंदर में बीजेपी जीतती है तो यही सीएम बनेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो 14 से लेकर आज तक भी जितने भी सीबीआई के केसेस हुए हैं, जिसमें जितने भी केस है उसमें से 95 से लेकर 98% तक जितने भी केस है वो अपोजिशन के ऊपर किए गए हैं। जब भी अपोजिशन वाली पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लेती है वो सारे के सारे केस साफ हो जाते हैं, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डूब जाते हैं। ये चीज मैं नहीं बोल रहा भाई, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बकायदा खुद कह रही है। मैं ये रिपोर्ट आप देख लो। बीजेपी वाले आगे कहते हैं भाई टीएमसी पार्टी चोर है, पार्टी के अंदर तो गुंडे भरे पड़े हैं। फिर उन गुंडों के ऊपर केस हो जाता है, फिर वही गुंडे निकल के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धो के स्वच्छ हो जाते हैं। सच बताऊं तो भाई दोनों पार्टी ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। अब तक मैं इतनी सारी बातें आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप आइडियोलॉजी को देख के वोट करोगे। इन आइडियोलॉजी में जो आइडियोलॉजी आपको पसंद आए वो आप उसके लिए आप वोट कर दीजिए। सबसे पहले आप बेसिक लेवल पे एक चीज को समझो, पहले आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो। तो भाई दिल्ली के अंदर रहता है, मुंबई के अंदर रहता है, बिहार के अंदर रहता है, तुम कहीं भी रहते हो, पर अगर मैं तुमसे आगे पूछूंगा तुम वोट किसको गिरोगे, तुम खुलेआम बताओगे मैं इसको वोट गिरने वाला। तो यही सवाल अगर मैं बंगाल में पूछूंगा तो तुम लोगों की फट जाएगी ये सवाल को जवाब देने में। वो सोचोगे सारा किसी को बता देते कोई हमें जला जाएगा या हमारा घर जला जाएगा। ऐसा नहीं, सिर्फ टीएमसी वाले, भाई बीजेपी वाले भी जला के चले जाते हैं। गुंडागर्दी बहुत है भाई बंगाल के अंदर। इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस होगा, ये चीज लिखी हुई है। 2016 के अंदर हुआ, 2019 में हुआ, 2021 के अंदर हुआ, 2024 में हुआ। बंगाल के अंदर में हर इलेक्शन के अंदर लोग मरते हैं। एक हमारी जो इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं हमारे देश के अंदर में, ये शायद उसे एक एंटरटेनमेंट शो की तरह देखते हैं। जो हाल बंगाल के अंदर दिख रहे हैं ना, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन बंगाल का एक सपना ही रह जाएगा। अगर मैं किसी को अपना वोट बता नहीं सकता तो भाई ये फेयर इलेक्शन तो है नहीं। पोस्ट पोल पॉल्यूशन के ऊपर 29 लोगों को मर्डर हो गया था, 40 इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट किया गया था, 391 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। 2018 के अंदर में बंगाल में पंचायत के इलेक्शन हो रहे थे और उसमें से 34 सीटों को टीएमसी ने ऐसा जीता जिसमें कोई अपोजिशन में खड़ा ही नहीं हुआ था। टीएमसी के सामने जो अपोजिशन में खड़े होने की कोशिश कर रहा था उसके पर्चे फाड़ के जला देते थे। 34 सीट के ऊपर ये अकेले लड़ रहे थे। एक भी वोट आ जाए तो जीत जाओगे भाई। 2018 के बैलेट बॉक्स की कहानी सुनो। 18 के अंदर में बैलेट पेपर्स को तालाब में फेंक दिया था, पूरे बूथ को जाकर कैप्चर कब्जा लेते थे, तभी इलेक्शन होते थे। भाई ये सुनी सुनाई बातें हैं, कोई इसे फैक्ट लेके मत चलना। जिन भी एरिया के अंदर में इलेक्शन होते थे जाते थे और वहां पर पता है ईवीएम मशीन पे जो अदर वोटर होते हैं उनके वोटों के निशानों के ऊपर यूं लगा के आते थे। बूथ के बाहर खड़ा होकर जैसे कोई आदमी वोट करने आता उसको बोला और धमकाया जाता था कि सिर्फ टीएमसी को वोट देना है, और जैसे वो वोट देकर बाहर आता है उसके हाथों को सूंघ के देखते थे कि परफ्यूम की महक आई तो मतलब इसने किसी और को वोट दिया, उसको मारते पीटते थे। बंगाल के अंदर क्या चल रहा है, बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा है और हर ऑटो के पीछे दीदी जी की फोटो मिल जाएगी। नहीं वो दीदी जी को सपोर्ट करते हैं और उनको दीदी जी पसंद है, इस डर से क्या तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, कोई और घटना घट जाए उनके साथ में। दीदी आपको डायरेक्ट इंप्रेशन नहीं करती, बस आपको कुछ ऑप्शन दे देती है। टीएमसी और बीजेपी दोनों के जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें 41% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। वही लोग जो कानून बनाने वाले हैं इनके ऊपर खुद कानून कार्यवाही चल रही है। बनाने वालों को पहले खुद तो बोलो, पहले खुद के क्रिमिनल चार्जेस तो क्लियर कर लो। तो पता है इस वीडियो की सबसे बुरी बात क्या है, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। बहुत आसान है कि भाई यहाँ पर बैठकर सरकार को और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। बहुत आसान है ये कहना कि तुम फ्री बीस के ऊपर पढ़ रहे हो, तुम तो कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, तुम्हें घंटा भी कुछ उपाड़ नहीं आता जिंदगी में। आता कि ये मेंटेलिटी सिर्फ मेरी है। मेरा माइंडसेट वो है कि भाई कुछ कर दिखाना है तो करना है भाई। मुझे है ना मैं जिद्दी आदमी हूँ भाई, मुझे जो चीज करनी है वो करनी है। और मैं जब तक नहीं मानता जब तक वो चीज मुझे खुद ना तोड़ दे अंदर तक। किसी के साथ बुरा करता नहीं और मैं चाहता नहीं किसी के साथ बुरा हो। काम है नाइंसाफी के हमेशा खिलाफ खड़े रहना। अनफॉर्चुनेटली 99% लोग इस माइंडसेट के साथ में आते नहीं है। वो है भाई जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो, घंटा में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा टफ डिसीजन नहीं लेना चाहते, वो अपनी जिंदगी से एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी कोई गलत बात है नहीं। 22 साल की उम्र की आंटी के घर में राशन लक्ष्मी भंडार से आ रहा है के अंदर में उसे रोकने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते कि ये फ्री बीस आपके फ्यूचर के पोते बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती है तो आप फ्री बीस लेना बंद करो। वो बोलेगी ठीक है मैं नहीं लूंगी तो क्या, तो तुम मुझे गोद ले लो या कोई चिता बता दो जिसपे जाकर मैं लेट जाऊं जल के। इन दी एंड तो मुझे जीना तो मुझे पड़ेगा ही ना। आज के टाइम में जीने के लिए भाई वो पैसा मजबूरी नहीं मेंटेलिटी है, तो भाई क्या कर सकते हैं कोई। भाई ये चीज नहीं बोलना चाहता कि भाई तुम ममता बनर्जी को वोट करो या बीजेपी को वोट मत करो। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने भाई प्रोन्स है, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने क्रोन्स है। आपको भाई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको वोटिंग राइट इसलिए दिया गया है कि आप अपनी प्योरिटी के हिसाब से अपनी वोट जिसको मन करे उसको दे सको। पर आपकी प्योरिटी भाई हिंदू मुस्लिम तो करो आप भाई उस पार्टी को वोट, मेरा कोई मतलब नहीं उस चीज का। मतलब सिर्फ आपको इतना बताना है
कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट करना आपके फ्यूचर के लिए बुरा है। आपको ये चीज समझाना, बस ये बात आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, आपको बात नहीं समझ में आती तो और भी अच्छी बात है। तो लोग भाई ममता दीदी के ऊपर डिपेंडेंट है, भाई फ्री बीस के ऊपर डिपेंडेंट है, भाई फ्री बीस लेना चाहते हैं तो वो ममता दीदी कंटिन्यू रखो भाई। तो लोग भाई ममता दीदी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, भाई प्रैक्टिकल सोच से एक नई सरकार चूज करना चाहते हैं। तो भाई मैं आपको दोनों के प्रोज और दोनों के कॉन्स अभी बता देता हूँ। दीदी के राज में बंगाल के ऊपर कर्जा 1 लाख करोड़ से बढ़ के 7 लाख करोड़ तक पहुंच गया। एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर में 12 लाख करोड़ से ऊपर चला जाए। तो ये कर्जा चढ़ाया जा रहा है, ये बंगाल के लोगों को ऊपर चढ़ाया जाता है, किसी पार्टी के ऊपर नहीं। कर्जा आपकी जेबों से वसूला जाएगा। कल को आपको एक लंबा प्लान है कि आपको वेस्ट बंगाल के अंदर रहना है, वेस्ट बंगाल के अंदर अपना जीवन काटना है, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको शादी करनी है, बच्चे करने हैं। तो भाई ये अपने दिमाग में ये बात डालो, आपके ऊपर कर्जा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। तुम लोग चाहते हो भाई बंगाल के अंदर एम्प्लॉयमेंट आए, जॉब्स आए, तो दीदी से इस चीज का एक्सपेक्टेशन थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि दीदी कंपनीज लाने के लिए एफर्ट्स नहीं करती, क्योंकि अब फिलहाल टाइम कंपनी उसको दीदी और वेस्ट बंगाल के ऊपर भरोसा नहीं है। तो उनको लगता है कि भाई कभी भी अब पॉलिटिक्स के ऊपर या कोई दंगे फसाद हो सकते हैं और हमारी जान पे बनी आ सकती है। अगर बीजेपी को देखा जाए तो वो आज की डेट में भाई प्रॉमिस तो कर रही है कि हम आगे 3-3 हजार दे देंगे, पर जहाँ दीदी भाई 1500 रुपए दे रही है और बीजेपी प्रॉमिस कर रही है 3000 की, तो जहां तक मेरा मानना है कि भाई बीजेपी आगे जाके तुम्हें इस बात के लिए धोखा देगी। भाई देते तो है, क्योंकि भाई बिहार में भी दे देते तो यहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने पहले किया था भाई दिल्ली के अंदर हम बिजली के रेट कम करेंगे, बिजली को हम फ्री देने की कोशिश करेंगे, वो कुछ उल्टा ही भाई इन्होंने बिजली के दाम और बढ़ा दिए वहां पर। उस चीज को बुरा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई उनका बिजली विभाग वैसे भी घाटे में जा रहा था, शायद इसलिए ही बीजेपी गवर्नमेंट आने वाले जो 3000 रुपए प्रॉमिस कर रही है वो दे दे इंग्लिशली, पर बाद में जाके वो नहीं दे, किसी बहाने से उस चीज को रोक दिया जाए। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद भाई बिजनेस आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि भाई बीजेपी गवर्नमेंट को एक बिजनेस आइडियोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है। बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा है तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ भाई दीदी से, क्योंकि भाई बीजेपी को सब समझते हैं भाई प्रो बिजनेस आइडियोलॉजी और टीएमसी को समझते हैं एंटी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी। बीजेपी आएगी थोड़ी कैपिटलिटी से बढ़ेगी तो भाई बिजनेस आने के चांसेस बढ़ेंगे। फिलहाल टाइम तो ये सारी चीज देख के भाई अभी के लिए सारी चीजें सेंस बना रहा है भाई अपने हाइपोथेसिस को देखूं तो साथ भाई कौन भी आएंगे, हिंदू मुस्लिम भी होंगे, कल्चर के ऊपर अटैक भी थोड़ा बहुत होगा, बहुत धर्म के ऊपर की गंदी पॉलिटिक्स खेली जाएगी, कुछ पॉलिटिक्स की हदें पार भी हो सकती हैं। दीदी रूल कर रही है तो भाई पूरे प्रॉपर डिक्टेटर की तरफ से रूल कर रही है कि भाई कुछ दंगे फसाद भी हो जाते हैं। हो सकता है बीजेपी आने के बाद वो दंगे फसाद कम हो सकती है, पर पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगे, क्योंकि दीदी की पार्टी इतनी तो स्ट्रॉन्ग है कि वो फाइट बैक करेगी 100%। एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर में 27% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, तो एक डेकेड से जो भी गवर्नमेंट वहाँ रूल कर रही है वो उनके फेवर में रूल कर रही है, पूरी दूसरी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट आ जाती है तो भाई थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही, थोड़े बहुत कुछ बदलने के आसार भी हो सकते हैं। भाई इन सब चीजों को भाई मैं कोई पॉलिटिक्स एनालिसिस हूँ नहीं, मेरे पास कोई 50-60 साल का एक्सपीरियंस है नहीं भाई, बस ये सारी चीजें मैं जब बताऊं जितना मैंने अब तक एक्सपीरियंस देखा है, करा है, महसूस कर रहा हूँ, न्यूज़ों में देख रहा हूँ, जो चीजें सब कुछ देख के ही ये सारी चीजें बता रहा हूँ। भाई मैं 100% गलत हूँ, हो सकता है मैं 50% राइट हूँ, हो सकता है मैं 100% राइट हूँ, बस अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ आप सभी को। भाई प्रैक्टिकली आप चीज को क्या करना चाहिए, भाई प्रैक्टिकली आपको वो करना चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी हो, जो आप चीजों को सेंस बना रहा हो, आपको वो चीजें करनी चाहिए। मेरी माँ तो आप किसी को भी पावर मत दो, आपको रूलिंग गवर्नमेंट से अगर काम करवाना तो आप उसको उस एज पे रखोगे, आप उसको मिनट में हटा सको। अब टीएमसी बहुत ज्यादा एंड में घूम रही है कि हमसे कोई हटा ही नहीं सकता, हमसे बढ़िया कोई काम कर नहीं सकता वेस्ट बंगाल के अंदर में। अब कोई कहता है भाई टीएमसी को हटाओ तो हम 500 रुपए दे रहे तो हम 1000 रुपए देना चालू कर देंगे। भाई हमारे जेब का पैसा थोड़ी है, इन्हीं का है, इन्हीं को वापस दे देंगे। अगर इतना पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, कर्जा लेके दे देंगे, हमारे जेब से थोड़ी जा रहा है, वो तो इनके ऊपर कर्जा चढ़ेगा। तो लोग भाई ऐसे ही ऑपरेट कर रहे हो, हर गवर्नमेंट इसी तरीके से ऑपरेट करती है। भाई तुम एक बात को समझो, गवर्नमेंट एक 5 साल की जॉब है, जो 5 साल के लिए जॉब पे आता है आपके पैसे को बड़े तरीके से मैनेज करता है, ग्रोथ करेगा आपके स्टेट को, अपने 5 साल पूरे करने के बाद वो चला जाएगा। अकाउंटेबिलिटी जीरो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ वोट फॉर अकाउंटेबिलिटी, उन लोगों को वोट करो जो अकाउंटेबिलिटी ले सके, आपके आस पड़ोस में हो, जिनका आप ऊपर हुकुम चला सको, आप उनसे अपना काम करवा सको, उन चीजों को लिए वोट दो। फेसेस के ऊपर वोट मत करो, भाई दीदी का फेस दिख रहा है उनको वोट कर दो, मोदी जी का फेस दिख रहा है उनको वोट कर दो। भाई ये इलेक्शन में आते हैं, प्रचार करते हैं, उसके बाद आपको अगले इलेक्शन में दिखाई देंगे, बीच में आपको नहीं दिखाई देंगे। आजाद उम्मीदवार हो, कोई इंडिविजुअल उम्मीदवार हो, उसको वोट दे दो, जिससे तुम अपना काम करवा सको। बाकी भाई आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें, आपको जो प्रायोरिटी अच्छी लगे आप उसको वोट दीजिए। मैं किसी को वोट को डाइवर्ट करने नहीं आया हूँ। बाकी 10-10 हजार में वोट बहुत ज्यादा डाइवर्ट होती है, और बिहार इलेक्शन में आप ये चीज देख भी चुके हो, और आपको बिहार इलेक्शन के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो देख लेना। चैनल के ऊपर मैं भाई एजुकेशन और पॉलिटिक्स रिलेटेड और अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। जय हिंद, जय भारत।